वेलकम स्टूडेंट और यूट्यूब चैनल द रेडिकल क्लासेस 2.0। आज हम स्टडी कर रहे हैं द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक टॉपिक जो एमएससी प्रीवियस का एक चैप्टर है और आपकी सीएसआर नेट का भी एक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसका प्रिंसिपल। तो द प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रिंसिपल ऑफ द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। कल हमने डिस्कस कर लिया था कि कौन से न्यूक्लियस या फिर कौन से कंपाउंड एनएमआर एक्टिव होते हैं और कौन से एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, आज उसी को हम काम में लेते हुए आगे हम डिस्कस करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या है। तो देखो, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं और उसकी स्टडी करने के लिए उस पर रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी क्या डालते हैं, हम रेडिएशन डालते हैं। तो उससे क्या होता है, उसके अंदर वो कंडीशन हमें यहाँ पे देखते हैं। अब देखो, कोई ना कोई किसी भी कंपाउंड के या फिर किसी भी एटम में यही सिचुएशन बनती है। ये देखेंगे आप, ये क्या होता है, कोई भी एटम होता है और इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपके मोशन करते हैं। यही एक नॉर्मली स्ट्रक्चर होती है। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहलाती है। प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ये कहता है कि जब इस पे हम क्या करते हैं, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, देखो यहाँ पे प्रोटॉन न्यूक्लियस अपना इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। इसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। और साथ में ही देखो, प्रोटॉन के अंदर, सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन भी होते हैं। अब देखो, जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या मान ले, टीनी मैग्नेट मान ले, इन दोनों को क्या मान ले, टीनी मैग्नेट मान ले, टीनी मैग्नेट मान ले, तो इनका कुछ ना कुछ, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है, मोशन करता है। देखो कैसे मोशन करता है इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन हो गया और ये उसकी एक्सिस होगी। इस एक्सिस के टुवार्ड भी क्या करता है, वो मूवमेंट करता है। ऐसे करता है कि नहीं करता, यानी अपने एक्सिस पे ऐसे भी घूमता है, ऐसे भी अपने एक्सिस पे घूमता है और क्या करता है, इससे भी चक्कर लगाता है। तो दोनों स्पिन के कारण उसमें क्या हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसको बोला जाता है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड में इसकी डायरेक्शन क्या होती है, रैंडम होती है। यानी सारे जो अपने न्यूट्रॉन्स है वो ऐसे मोशन करते हैं, कोई ऐसे मोशन करता है, कोई ऐसे मोशन करता है, कोई ऐसे मोशन करता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इसके रैंडम मोशंस हैं इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स। अब जैसे मैं इसको किस में रखूंगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूंगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने रख दिया और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऐसे हो जाती है। कुछ की क्या हो जाती है, डाउनवर्ड हो जाती है और कुछ की अपवर्ड हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के प्रेजेंस के अंदर क्या हो जाती है, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, एक प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर हो जाती है। और ये इसकी क्या हो जाती है, अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फोर्स नहीं लगाएंगे, यहाँ पे फील्ड लिखेंगे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में क्या होती है, इसकी रैंडम मोशन होती है और ये इसकी क्या होती है, स्पिन ऑफ न्यूक्लियस या फिर न्यूट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स। तो एनएमआर का प्रिंसिपल कहता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, प्लस हाफ स्पिन होती है, वैसे ही इसके पास भी प्लस हाफ और माइनस हाफ स्पिन होती है। तो प्रोटॉन की जो स्पिन होती है ना, प्रोटॉन की स्पिन भी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन इज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो प्रोटॉन की भी क्या होती है, प्लस हाफ और माइनस हाफ होती है। इसी स्पिन के कारण इसके अंदर क्या जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसे कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसकी वजह से इन दोनों, एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की इंटरेक्शंस की वजह से हम क्या करने, वहां पे हमें क्या मिलते हैं, कुछ सिग्नल्स मिलते हैं जिससे हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब देखो ये कैसे होती है, कौन सी स्पिन क्या होती है और कैसी होती है, ये आप लिख लेंगे जल्दी से।
जल्दी लिखेंगे। अब देखो आगे जो होता है हमारा, ये स्पिन किस प्रकार होती है। हमने क्या किया, ये क्या ले लिया हमने, कोई भी प्रोटॉन ले लिया, इसकी मान लो कोई भी डायरेक्शन है, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ। अब जैसे ही हम इस पे क्या लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, इस पे हम क्या लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, तो इसकी या तो डायरेक्शन ये हो सकती है या फिर इसकी डायरेक्शन ये हो सकती है। दो ही पॉसिबिलिटी है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक, मान लो H नोट है या फिर B नोट है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो B नोट मान लो या फिर H नोट मान लो, ये क्या आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, किसी भी प्रोटॉन या फिर किसी भी न्यूक्लियाई के ऊपर क्या करने हमने इसको क्या किया है, अप्लाई किया है। अब देखो आगे क्या होगा, जैसे इस पे अप्लाई होगा तो इसकी डायरेक्शन या तो अपवर्ड होगी या फिर डाउनवर्ड होगी, यानी या तो इस मैग्नेटिक फील्ड को जो हमने एक्सटर्नल दिया है, यहाँ पे लिख देंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब या तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में होगी या फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी या तो इसको अपोज करेगा या फिर इसको इंक्रीमेंट करेगा, यही दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। और जो होता है इनके बीच का जो गैप होता है, इन दोनों के बीच की जो एनर्जी गैप होता है, उस गैप को बोलते हैं ई नोट, इन दोनों के बीच के गैप बोलते हैं ई नोट, ठीक है। और अगर ये अपवार्ड होता है, अगर ये अपवार्ड होता है, इसका मतलब अगर सेम डायरेक्शन है तो वो होती है बेटा आपकी अल्फा स्पिन, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो इसको बोलते हैं बीटा स्पिन, ठीक है। अब जब ये इसको अपोज करेगा तो इसको हायर एनर्जी की जरूरत होगी, और हायर एनर्जी क्या होगा इसका, ये क्या होगी आपकी हाई एनर्जी होगी इसकी। और अगर हाई एनर्जी होगी तो आपको पता है अगर जहां जहां हाई एनर्जी होगी वहां पे स्टेबिलिटी क्या होता है, कम होती है, तो ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है या फिर अनस्टेबल होता है। क्लियर। उसके बाद में अल्फा स्पिन इसको क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो एनर्जी वहां पे क्या होगी, कम होगी, यानी यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, लो एनर्जी होगी, एनर्जी क्या होगी, लो एनर्जी होगी। और लो एनर्जी जहां होती है वहां पे क्या होता है आपका, क्या होता है वो लेस स्टेबल नहीं होता, वहां पे क्या होता है वो मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, यानी कि अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो वो अल्फा स्पिन में क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। इज दैट क्लियर। यानी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अब टुवर्ड सॉरी साथ साथ होगी, और टुगेदर द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एंड जब अपोज करेगा उसको, जब नीचे डायरेक्शन होगी, इसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो वहां पे क्या होगी, एनर्जी की अधिक रिक्वायरमेंट होगी, और जहां पे एनर्जी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी वहां पे क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आया होगी। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ दी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यानी दो डायरेक्शन हो सकती है, या तो अल्फा स्पिन होगी या फिर बीटा स्पिन होगी। इसको बोला जाता है प्लस हाफ, इसको बोलते हैं प्लस हाफ, इसको बोलते हैं माइनस हाफ, ठीक है। तो किसी भी प्रोटॉन की दो स्पिन होती हैं, अल्फा स्पिन और बीटा स्पिन। अल्फा स्पिन होता है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, और बीटा स्पिन होता है वो लेस स्टेबल होता है। एनर्जी बीटा स्पिन की ज्यादा होती है और एनर्जी कम किसकी होती है, आपकी अल्फा स्पिन की होती है, ठीक है। उसको बोलते हैं प्लस हाफ, इसको बोलते हैं माइनस हाफ। इज दैट क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो ये प्रिंसिपल हो गया आपका। अब प्रिंसिपल हो गया तो इसके बाद में देखो क्या बोलते हैं, आगे देखो। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब हम एनएमआर स्टडी करते हैं, तो एनएमआर स्टडी करते हैं तो कोई ना कोई कंपाउंड सॉलिड स्टेट में भी होता है, कोई कंपाउंड लिक्विड स्टेट में भी होता है। तो अगर हमें सॉलिड स्टेट में मिल गया या फिर किस में मिल गया, लिक्विड स्टेट में भी मिल गया, तो आपको वहां पे कुछ ना कुछ मीडियम तो ऐसा चाहिए जिसके अंदर वो डिजोल्व हो सके, या फिर जिसके रेफरेंस से हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो अगली जो हेडिंग है वो लिखेंगे आप रेफरेंस कंपाउंड, रेफरेंस कंपाउंड इन स्टडी ऑफ एनएमआर। एनएमआर कौन सा, प्रोटॉन एनएमआर, ठीक है। तो एनएमआर जो प्रोटॉन एनएमआर स्टडी है उसके अंदर हम रेफरेंस कंपाउंड के रूप में किसको यूज में लेते हैं, तो वो आप लिख देंगे सर आंसर इसका, उसका आंसर हो जाएगा आपका द टीएमएस। तो इसका आंसर होगा टीएमएस, यानी टेट्रामिथाइल, टेट्रामिथाइल सिलिकॉन,
टेट्रामिथाइन सिलिकॉन। अब देखो कैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर, टेट्रा का मतलब 4 होगा, सिलिकॉन का मतलब ये सिलिकॉन हो गया, इसका मतलब ये, मिथाइल का मतलब यही हो गया, और मिथाइल का यही मतलब होता है CH3। यानी ये स्ट्रक्चर होती है आपकी टेट्रामिथाइल सिलिकॉन की। अब सर यही काम में क्यों लेते हैं, इसका रीजन, तो इसका रीजन यहां पे लिख देता हूं मैं। पहला पॉइंट, इसके अंदर जो all the protons oblique hydrogen are in the same chemical environment। ठीक है, दूसरा इसका क्या रीजन होता है, इट हैव लेस boiling point, so it can easily abstract from the testing compound। ठीक है, नंबर 3, सिलिकॉन जो आपका टेट्रामेथल जो सिलेन होता है वो क्या होता है, इजीली डिजोल्व्ड इन ऑल इजीली dissolved all the compounds। ठीक है, नंबर 4, it don't affect on the testing compound। यानी कि ये इतने सारे रीजन हैं जिसकी वजह से हम टेट्रामेथिल सिलेन को क्या करते हैं, एज ए रेफरेंस कंपाउंड यूज में लेते हैं। कैसे, देखो, ऑल द प्रोटॉन्स, इसके अंदर जो भी प्रोटॉन है, 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये, यानी कितने हो गए टोटल 12। तो हाइड्रोजन है वो सारे के सारे किसमें, सेम है केमिकल एनवायरनमेंट के अंदर हैं। सेम केमिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है ये भी, इसकी पोजीशन भी यही है, इसकी पोजीशन भी सेम है। इसकी पोजीशन देखो, सिलिकॉन से कार्बन, कार्बन से हाइड्रोजन, 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 यानी सारे के सारे केमिकल एनवायरनमेंट क्या होंगे, इसके सेम होंगे। और आगे हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे सिग्नल हमें कैसे प्राप्त होता है, वहीं पे आपको ये पूरा कांसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो टीएमएस के रूप में अगर इसको लेंगे तो इसका सिग्नल कैसा प्राप्त होगा, में एक ही सिग्नल प्राप्त होगा, उसको हम फिक्स कर लेंगे। उसके रेफरेंस में विद रिस्पेक्ट द सिंगल सिग्नल, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर लेंगे, दूसरे किसी कंपाउंड का सिग्नल देख लेंगे, उससे हमारी क्या हो जाएगी, स्टडी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, इट हैज द लेस बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा ही उबाल देंगे तो ये अलग हो जाता है, वेपर बन के अलग हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कंपाउंड यूज में लिया है उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तीसरा, इजीली डिसॉल्व ऑल द कंपाउंड, सारे कंपाउंड जो भी है उसको क्या कर लेता है, इजीली डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, चौथा, इज नॉट अफेक्ट ऑन द टेस्टिंग कंपाउंड, टेस्टिंग कंपाउंड पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। इसकी इन चारों रीजनों की वजह से हम इसको क्या लेते हैं, एज ए रेफरेंस कंपाउंड हम इसको यूज में लेते हैं, टेट्रामेथिल सिलेन को, किसके अंदर, अपने एनएमआर स्टडी के अंदर। इतना आपने लिख लिया होगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एमएससी प्रीवियस के लिए कि रेफरेंस कंपाउंड के रूप में एनएमआर को क्यों लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि व्हाई इज द यूज ऑफ टीएमएस इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एज द रेफरेंस कंपाउंड, देन इज द आंसर इज दिस। चलो आगे हम देखते हैं कि कैसे हम सिग्नल्स निकालते हैं और कैसे उसकी स्टडी करते हैं, कैसे उसकी इंटेंसिटी आती है, देखते हैं। चलो, अब हमने टीएमएस को पढ़ लिया, तो टीएमएस को हम रेफरेंस कंपाउंड के रूप में लेते हैं। तो अगला अपना हेडिंग होगा इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स ऑब्लिक हाउ टू नो अबाउट द सिग्नल्स। हाउ टू डिटरमाइन सिग्नल्स, सिग्नल्स को कैसे प्राप्त करेंगे, तो सिग्नल्स हेडिंग लगा देंगे आप, सिग्नल्स इन प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। कैसे लेंगे वो देखते हैं। पहला हम देखते हैं, पहली हेडिंग लगा देंगे आप, जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं, CH3CH2Cl, यानी एथाइल क्लोराइड,
इथाइल क्लोराइड ही है। हाँ, अब इसका एग्जांपल लेते हैं, देखो क्या होता है। इसके अंदर हमें किसके बारे में पढ़ना है, प्रोटॉन एनएमआर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले उसके अंदर क्या ऐड करेंगे हम, टीएमएस क्या ऐड करेंगे। तो अगर इसकी स्टडी करनी है, हमें इसकी स्टडी करनी है तो कैसे होगी, देखो स्टडी इसकी करते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या मिलाना पड़ेगा हमें, CH3 CH2 Cl प्लस TMS को ऐड कर दिया। अब जो भी होगा इसके ऊपर क्या करेंगे हम, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यानी इन पूरे कंपाउंड को हम किस में रखेंगे, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी में। रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी की हम क्या डालेंगे, इस पे हम रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी की क्या डालेंगे, रेडिएशंस डालेंगे। तो जैसे इसमें रेडिएशंस डालेंगे, ये क्या करेगा, अपने एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट के अंदर कौन जाएगा, ये प्रोटॉन्स जाएंगे। जब ये प्रोटॉन एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा ये कि जैसे एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो वापस जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो क्या बनाएंगे, कुछ ये रेडिएशंस को क्या करेंगे, इमिट करेंगे, और वही रेडिएशंस क्या करेंगी, वही रेडिएशंस हमें क्या देंगी, सिग्नल्स देंगे, और सिग्नल से हमें क्या प्राप्त होगा, स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। अब देखो कैसे होता है, ये आपका क्या है, कार्बन है, ये आपका कार्बन है, इसके 3 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, ऐसा ही स्ट्रक्चर है कुछ इसका। टीएमएस में ऐड है, टीएमएस का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए टीएमएस की कोई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। आप देखो क्या होता है, सबसे पहले ये इसको मान लेते हैं हम 1 नंबर हाइड्रोजन, इसको मान लेते हैं 2 नंबर हाइड्रोजन, ये नंबर 3 हाइड्रोजन, कार्बन नंबर ए। कार्बन नंबर बी पे क्या है, ये 4 नंबर हाइड्रोजन, ये 5 नंबर हाइड्रोजन, और ये आपका सी नंबर क्लोरीन, यही है। अब देखो क्या होता है, जो पहला है इसमें हम केमिकल एनवायरनमेंट देखते हैं, कैसे चेक करना है केमिकल एनवायरनमेंट, देखिए सबसे पहले आपको लेना है ये कार्बन, ए वाला कार्बन ले लिया, तो कार्बन ए ले लिया, उससे क्या कनेक्ट है, दूसरा वाला कार्बन बी, दूसरा वाला कार्बन बी कनेक्ट है, ठीक है। अब देखो इस ए वाले कार्बन की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें क्या, कौन सा हाइड्रोजन है, पहला हाइड्रोजन H1 हो गया। ऐसे दूसरे H2 के लिए बात कर देते हैं, तो कार्बन कार्बन ये आपका H2, ठीक है, ये ए वाला है, ये बी वाला है। तीसरा हम देखते हैं कार्बन कार्बन H3, ए नंबर कार्बन है, ये बी नंबर कार्बन है, क्या यही है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि सेम स्ट्रक्चर बन रही है, सेम पोजीशन बन रही है सबकी, तो सेम पोजीशन बन रही है, तो इसका मतलब इन तीनों हाइड्रोजन को मैं क्या मान सकता हूं, एक मान सकता हूं, कैपिटल ए, क्या मान सकता हूं, कैपिटल ए मान सकता हूं, क्योंकि तीनों की पोजीशन सेम है, इसलिए इनका केमिकल एनवायरनमेंट भी क्या होगा, सेम ही होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब लेते हैं दूसरे वाले हाइड्रोजन 4 नंबर और 5 नंबर की बात। देखो अब 4 नंबर और 5 नंबर जो कार्बन है, देखो ये आपका बी नंबर कार्बन हो गया, इससे कनेक्ट कौन है, ए नंबर वाला कार्बन कनेक्ट है, और इससे एक आपका हाइड्रोजन कनेक्ट है जिसका नाम है 3 नंबर, सॉरी 4 नंबर हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, एक ये हो गया। अब देखो दूसरा अपना ये कार्बन है बी नंबर, ये आपका कार्बन है ए नंबर, और इससे कौन कनेक्ट है, ये आपका 5 नंबर वाला हाइड्रोजन। तो ये देखो इधर कार्बन कार्बन 4 नंबर, कार्बन कार्बन 4 नंबर, लेकिन इधर कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन भी तो जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, ये आपका क्लोरीन, ठीक। तो ये 4 नंबर और 5 नंबर की पोजीशन सेम है, 4 नंबर हाइड्रोजन और 5 नंबर जो हाइड्रोजन की पोजीशन सेम है, मतलब इन दोनों का एनवायरनमेंट भी क्या होगा, सेम होगा। यानी अब क्या बन गए, दो कंडीशन बन गई ए और बी। अब इन दोनों में हमें डिफरेंस देखना कि ये दोनों भी सेम है, चलो देखते हैं। हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, लेकिन कौन ऐड है एक्स्ट्रा, क्लोरीन, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन एक्स्ट्रा कौन है, क्लोरीन, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन एक्स्ट्रा कौन है, क्लोरीन। तो इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है, तो हमें इसके कितने सिग्नल प्राप्त होंगे, इसके हमें 2 सिग्नल प्राप्त होंगे, इसके सिग्नल्स कितने होंगे, 2 प्राप्त होंगे। आ गई बात समझ में कि सिग्नल्स हमें कितने प्राप्त हुए, 2 प्राप्त हुए। अरे है कोई डाउट, इसी को बोलते हैं सेम केमिकल एनवायरनमेंट एंड डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट। इन दोनों कार्बन्स का, सॉरी दोनों हाइड्रोजन, दोनों टाइप ऑफ हाइड्रोजन के क्या होंगे, केमिकल एनवायरनमेंट अलग अलग होंगे, इन तीनों के सेम होंगे, इन दोनों के सेम होंगे, लेकिन इन दोनों के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। आई बात समझ में। तो कितने सिग्नल प्राप्त हो गए, 2 सिग्नल, 1 नंबर ये और 2 नंबर ये। अब इसको हमें दिखाना कैसे है वो देखते हैं, है ना, दिखाना कैसे होता है वो देखते हैं। हमें दिखाना होता है ऐसे, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये आपका टीएमएस का सिग्नल हो गया, ये आपका टीएमएस का सिग्नल हो गया, और ये आपका क्या हो गया,
है ना। और इसका जो प्लॉट बनेगा वो किस में बनेगा, फ्रीक्वेंसी में बनेगा, किसमें, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी टो वैल्यू, क्या हो जाएगी, टो वैल्यू। आगे हम डिस्कस करते हैं अगले वाले टॉपिक में कि टो वैल्यू क्या होती है। तो हमें इसके कितने सिग्नल प्राप्त होंगे, 2 सिग्नल प्राप्त होंगे, एक सिग्नल ये, एक सिग्नल ए। एक बार मैं दोनों को बराबर बना रहा हूं क्योंकि आपको अभी कंसेप्ट समझ में नहीं आया कि बराबर कब बनाते हैं, छोटा बड़ा कब बनाते हैं, बीच में गैप कितना देते हैं, वो सारी चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसा हमें सिग्नल प्राप्त हो जाएगा और इससे हम इसकी क्या कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे। तो आपको सिग्नल निकालना भी आ गया होगा आई थिंक। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये हो गया, जल्दी नोट डाउन करो इसको। एक सिग्नल और ले लेते हैं, देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH। चलो इसका एग्जांपल, या फिर इसको डायरेक्ट ही कर लो, यहां से ये OH ले लो यहाँ पे। चलो इसको करते हैं। तो सबसे पहले वही आपको क्या करना है, पहले वाला ये मान लेना है A, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, ठीक है। तो पहले वाले कार्बन के बारे में स्ट्रक्चर करते हैं, 1 2 3 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन। अब देखो कार्बन कार्बन क्या आ गया, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, इन तीनों का एक सिग्नल प्राप्त होगा, ए मान लेते हैं। कार्बन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इन दोनों का एनवायरनमेंट क्या होगा, सेम होगा, इसको बी मान लेते हैं, मान लिया। चलो अब ये तीसरा वाला हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये तो अलग ही है बिल्कुल ही, क्योंकि आपका सी वाला आ गया, ठीक। आप देखो हमें इन तीनों में डिफरेंस करना है, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन सॉरी कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, इधर आ रहा है कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों, इन दोनों का डिफरेंट सिग्नल होगा। अब देखो तो ये दोनों डिफरेंट है। अब इधर देखते हैं, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, लेकिन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, तो इन दोनों का भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हमें कितने सिग्नल प्राप्त हो गए, यहाँ से सिग्नल हमें प्राप्त हो गए 3। कितने सिग्नल हो गए, 3 सिग्नल हमें प्राप्त हो गए। और 3 सिग्नल जब मैं प्राप्त कर रहा हूं तो इसकी ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ये आपका TMS हो गया, और ये मान लो इधर से 1 सिग्नल, 2 सिग्नल, 3 सिग्नल, ऐसे में कितने सिग्नल प्राप्त हो गए, 3 सिग्नल प्राप्त हो गए, 0 पे TMS। आई बात समझ में। एक बार मैं आपको ये प्लॉटिंग करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं एक बार आपको सिग्नल निकालना सिखा रहा हूं। तो दोनों एग्जांपल में आपको समझ में आ गया सिग्नल कैसे निकालते हैं। आपको केमिकल एनवायरनमेंट चेक करना है। केमिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि हाइड्रोजन की पोजीशन कैसे है। अगर सेम पोजीशन पे हाइड्रोजन है तो उन सबका सिग्नल एक होगा, है ना। और वो सिग्नल क्या देगा, हमें अलग से प्लॉट में करना है, और ये कैसे करना है वो अगले वाली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्लॉटिंग ए सिग्नल्स, और कैसे हम केमिकल इंटेंसिटी, और वहीं पे आपकी आएगी केमिकल शिफ्ट वगैरह, ठीक है। तो वो सारी चीजें आगे वाले चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करते हैं, आगे वाली क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अगर क्लास पसंद आई है तो उसको लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसमें ऐड कर लें। थैंक यू।